नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक वाणी का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जो राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा का विषय रहा है। इसको लेकर कई बार सियासत भी हमने देखी। हमेशा से एक गर्मा गर्मी का मुद्दा ये रहा है। लेकिन आरक्षण क्यों जरूरी है, आरक्षण क्यों लागू किया गया, इसको लेकर हमेशा से सवाल खड़े किए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि संविधान में पिछड़ों को के उत्थान के लिए आरक्षण लागू किया गया था। लेकिन क्या वाकई आज उन गरीब पिछड़ों का उत्थान हो रहा है? क्या आरक्षण का फायदा उन लोगों तक पहुंच रहा है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ सपाक्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी जी हैं। उन्हीं से समझेंगे कि आखिर आरक्षण क्या है और इसे क्यों और कब लागू किया गया। सर, बहुत स्वागत है पब्लिक वाणी में आपका। सर, पहला सवाल तो यही कि आरक्षण को लेकर हमेशा से बहस छिड़ी रहती है टीवी डिबेट्स में। लेकिन सबसे पहले तो यही जानेंगे कि यदि आरक्षण लागू किया गया है, संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है, पिछड़ों के उत्थान के लिए की गई है, तो क्या पिछड़ों तक इसका लाभ पहुंच पा रहा है? देखिए, आरक्षण जब संविधान में व्यवस्था की गई थी तो ये प्रावधान किए गए थे कि जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उन लोगों को आगे लाने के लिए उन्हें कुछ सहूलियतें दी जाए। इसीलिए सर्वप्रथम शैक्षणिक संस्थाओं में और कुछ सीधी भर्ती की नौकरियों में जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग थे उनको आरक्षण दिया गया था। इस आरक्षण को पहली बार में ये दिया गया था कि जब ये अपग्रेड हो जाएंगे, थोड़ा इनमें चेतना आ जाएगी, तो इसको फिर समाप्त किया जा सकेगा। लेकिन सर, क्या गरीबों तक आज वर्तमान स्थिति में यदि हम बात करें, आरक्षण को लेकर बहस तो की जाती है, कई आंदोलन होते हैं, सामाजिक संगठन इसको लेकर मुद्दा उठाते हैं, लेकिन क्या वाकई गरीब पिछड़ों तक ये लाभ पहुंच पा रहा होगा? देखिए, जब इसकी शुरुआत हुई तब जो उस समय सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों में जो अग्रणी थे उन लोगों ने इसका लाभ उठाना शुरू किया, क्योंकि उस समय वो पढ़े लिखे थे, थोड़ा फॉरवर्ड थे और आगे आ रहे थे समाज में। उन लोगों ने इसका लाभ लेना शुरू किया। लेकिन जब इसका धीरे धीरे विस्तार हुआ और लोग समझने लगे, तब जाके जो है इसमें बाकी लोग भी इसका लाभ लेने लगे, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश मिला। सबसे अधिक लाभ यही हुआ कि ये शैक्षणिक संस्थाओं में इन लोगों को जो लाभ मिला उससे ये पढ़ लिख के आगे आए, नौकरियां करने लगे। और उस समय जब संविधान लागू हुआ वाकई आवश्यकता थी, और इसके मान से ये कहा जा सकता है कि उस समय आरक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता थी। इसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने कोई गलती नहीं किया। बिल्कुल सर, लेकिन पदोन्नति के आरक्षण संबंध में यदि हम चर्चा करें तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, आरक्षण में फिर क्या हुआ, धीरे धीरे विकृतियां आने लगी। कारण ये हुआ कि जो लोग लाभ ले लिए आरक्षण का, वो अपने बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थाओं में दाखिला देके, उनको अच्छे पढ़े लिखे करके, कोचिंग करके और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि शैक्षणिक संस्थाओं में, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में और जो अच्छी नौकरियां हैं उनमें उन्हीं के बच्चे जाने लगे जो ऑलरेडी लाभ ले चुके हैं। और ये क्रम धीरे 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 बढ़ता चला गया। आज स्थिति ये है कि जितने बच्चे अच्छे एजुकेशन संस्थाओं में, अच्छी जगह में जो लाभ ले रहे हैं, उनमें से लगभग 80%, 85% लोग ऐसे हैं जिनके परिवार पहले से लाभ ले चुके हैं। तो जो अभी भी जो लोग वंचित हैं, पिछड़े हैं, पिछड़े क्षेत्रों के हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उन लोगों को अभी भी लाभ नहीं मिल रहा है। और इसका मूल कारण ये है कि सरकार ने इन 75 सालों में सुधार करने का कोई उपाय नहीं किया कि आरक्षण में जो कमियां हैं उसको हम सुधारें, ताकि जो बचे हुए लोग हैं उनको भी लाभ मिले। दूसरा कारण यह है कि इन्होंने लाभ देने का जो क्राइटेरिया स्टार्टिंग से जाति को सिलेक्ट कर लिया। 1950 के जो अनुसूचित जाति जनजाति के ऑर्डर संविधान के साथ अटैच किए गए, उनमें इन्होंने जातियां निर्धारित कर दी और ये तय कर दिया कि अनुसूचित जाति का ग्रुप है या जनजाति का ग्रुप है। और जब भी फिर आरक्षण में या किसी भी कानून में, योजनाओं में लाभ देने लगे तो वो जाति विशेष पे फोकस होने लगा। उससे क्या हुआ कि उन जातियों में जो वर्ग, जो संगठन, जो लोग, जो परिवार आगे बढ़ गए वही उसका लाभ लेने लगे। लाभ में रिपीटेशन शुरू हो गया। और ये स्थिति आज ये है कि गरीब इसलिए चिल्ला रहा है कि उसको लाभ नहीं मिल रहा है,
और जो लोग लाभ मिल रहे हैं वो इस सिस्टम को इसलिए नहीं बदलने देना चाहते कि उनके परिवारों को लाभ मिल रहा है, वो मजे में, वो कुलीन वर्ग में आ गए हैं। तो ये एक गंभीर समस्या इस आरक्षण में आके खड़ी हो गई है। सर, चूंकि अगला सवाल मेरा वही था कि आखिर आरक्षण को लेकर सपाक्स पार्टी की क्या विचारधारा है, क्योंकि यदि मैं आपका संकल्प पत्र देख पा रही हूँ तो उसमें यही मांग है कि पदोन्नति भी और आरक्षण भी एक ही बार उसका लाभ मिल पाए। तो क्या वाकई ये जो वर्ण व्यवस्था इसके आधार पर आरक्षण हो रहा है या योग्यता अनुसार होना चाहिए, क्या सपाक्स पार्टी का मानना है? देखिए, हुआ क्या कि 1989-90 में जाके वीपी सिंह के समय में 2 कानून इन्होंने बनाए। एक तो पिछड़ों को आरक्षण नहीं था, पिछड़ों को इन्होंने आरक्षण दिया, वहां भी जातिवाद के आधार पर जातियां आइडेंटिफाई कर दी। ये नहीं देखा कि उन जातियों में जो पिछड़े हैं उनको हम उठाएं। वही गलती यहां भी हुई। फिर इन्होंने जो उसमें सुधार करना चाहिए कि अनुसूचित जाति जनजाति में जो कमियां रह गई अब हम उसको सुधार करें, ताकि क्योंकि अब ये स्थिति है आज की तारीख में कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोग कम रह गए हैं। एजुकेशन सबको हो गया है, सामाजिक दृष्टि से सब आगे आ गए हैं, भेदभाव लगभग खत्म हो गया है, नगण्य हो गया है। तो अब तो ये इनको सिलेक्ट करना चाहिए कि गरीब कौन है उनमें, जो नीडी कौन है। और वाकई पिछड़े क्षेत्रों के अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण का मतलब ही नहीं पता है, उन लोगों को तक कैसे लाभ पहुंचे, ये विचार करना चाहिए। और सपाक्स पार्टी का पहला संकल्प यही है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर, ताकि जो उस वर्ग को आज फायदा मिल रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े लोगों को, वो उस वर्ग के गरीबों को मिले, न कि जो लाभ प्राप्त किए हुए परिवार हैं, जो सक्षम परिवार हैं, जो कई तो मतलब ये कहना चाहिए राजे महाराजे की तरह हो गए हैं आज। हाँ, लेकिन फायदा वो भी ले रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रपति भी उसी वर्ग से आते हैं, पुराने राष्ट्रपति भी उसी वर्ग से थे, कई मंत्री हैं, कई सांसद हैं, विधायक हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईपीएस, आईएफएस हैं, लेकिन वो उनके बच्चे 100% लाभ ले रहे हैं, वो गरीब बेचारा वहीं के वहीं खड़ा हुआ। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन तो सर इस दूरी को हम खत्म करना चाहते हैं। जी। सपाक्स की मूल विचारधारा। जी सर, मैं आपके संकल्प पत्र में एक और चीज देख पा रही हूँ कि 50% सीमा में ही आरक्षण हो, ये क्यों मांग है? देखिए, हमारा कहना है कि संविधान जब लागू हुआ था तब इन्होंने जो आरक्षण सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था वो 22.5% था। लोगों को कोई आपत्ति नहीं हुई, सभी लोगों ने, सभी वर्ग ने समर्थन दिया। बाद में स्टेट वाइज कुछ बढ़ाया गया, ठीक है, अच्छा है, जहाँ ज्यादा वर्ग है वहां बढ़ाना चाहिए। ओबीसी लागू हुआ, उनको भी 50% सीमा में दिया। कुछ राज्यों ने इस सीमा को क्रॉस किया, सुप्रीम कोर्ट में गया मामला। सुप्रीम कोर्ट की 2 बार बेंच, 7 जजों की बेंच, 9 जजों की बेंच ये निर्णय कर चुकी है, संवैधानिक बेंच निर्णय कर चुकी है कि आप 50% की लिमिट पार नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक की कैटेगरी दोगे या ये करोगे तो फिर ये मानना चाहिए कि आपने 50 से 60% कर दिया तो 40%, तो फिर आप 40 को दे दो, 60 को फ्री कर दो। जो योग्य लोग हैं, किसी भी जाति के हो, योग्यता में कोई जाति, वर्ग, धर्म कोई बंधन नहीं है। जैसा हमारा संविधान कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, भाषा और क्षेत्र के मान से इस देश के नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं होगा। तो हमारा कहना है उस 50% में कोई भेदभाव मत करिए, आप सब वर्ग को, सब जाति को दीजिए, लेकिन केवल मेरिटोरियस को दीजिए। और बचे हुए जो 50% हैं उसमें आप फिर जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, दलित हैं, जो भी आप उनको बोल दो, उस परिभाषा में उन 50% में उनमें जो नीचे की पंक्ति के लोग हैं उनसे आप शुरुआत करिए। तो एक दिन आप 10 साल में इतना परिवर्तन देखेंगे हिंदुस्तान में कि इसका सामाजिक, आर्थिक एक ये कहना चाहिए एक रचना ही चेंज हो जाएगी। और सपाक्स का यही कहना है कि हम आरक्षण विरोधी नहीं है, हम इस आरक्षण में सुधार चाहते हैं, मेरिटोरियस को भी लाभ मिले। हमारा हिंदुस्तान की जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है आजकल, सब लोग बाहर जा रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, दुनिया भर में फैल रहे हैं, वो हमारे हिंदुस्तान को लाभ दे। सर, चूंकि सपाक्स पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सपाक्स क्या है, कब इसका गठन हुआ, क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, ये बहुत ताजा कहानी है। पदोन्नति में आरक्षण अधिनियम 2002 में संशोधन हुआ, इसके पहले भी लाभ दिया है, पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दे दिया,
जिनको पदोन्नति नहीं मिल रही थी, कमजोर वर्ग को एक पदोन्नति दे दी, लेकिन उन्होंने मेरिट का उल्लंघन नहीं किया था। पदोन्नति दे दी, अगले पद चले गए, लेकिन जो सीनियरिटी मेरिट है वो सब मेंटेन रही थी। 2002 में इन्होंने एक संशोधन कर दिया कि इनको एक निश्चित लिमिट तक हम पदोन्नति देंगे, और यदि ये ज्यादा लोग भी हो गए तो ये ओपन सीटों में भी जाएंगे, वहां भी फ्री है ये। तो आज हो ये रहा है कि 2002 के बाद में सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लोग, उनको पदोन्नतियां जिस पद पे भर्ती हुए थे उसी पद पे रिटायर हो गए। लेकिन जो आरक्षित वर्ग, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति जिनको पदोन्नति में आरक्षण है, वो 2002 के बाद में 3 या 4 प्रमोशन लेके टॉप पे पहुंच के रिटायर हो गए। ठीक है। दूसरी क्या कमी है कि हमारे सिस्टम में यह कर दिया कि SC ST के लिए विशेष भर्ती अभियान चल रहा है, बाकी की भर्तियों पे रोक है, तो ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम है। तो क्या हो रहा कि भर्ती भी इन्हीं की हो रही है, पद भी इन्हीं पे, फिर इनको ओपन कैटेगरी में ऐसा नहीं बंदिश है कि आप 50% तक ही जाओगे। हम बंदिश की बात इसलिए करते हैं, यदि 60 हो गए, 70 हो गए, अभी लेटेस्ट जो आंकड़े आ रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के, 85% तक पदोन्नति के पद केवल आरक्षित वर्ग से भरे हैं, 85% तक। फिर भी सरकार इस पे विचार नहीं कर रही है। हमारा कहना है कि यदि आप 50% पे पहुंच गए, आपको एक दिया है कि आपको 20% मिलेगा, आपको 16 मिलेगा, आप उस लिमिट तक पहुंच गए, फिर यह पदोन्नति में आरक्षण वहां लागू नहीं होना चाहिए। यदि आपने 100 पॉइंट रोस्टर बना के पद फिक्स कर दिए हैं, तो फिर जनरल और पिछड़े वर्ग के पदों पर SC ST को प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो वो प्रमोट भी उनके पदों पे कर रहे हैं और इधर पदोन्नति का लाभ इनको अलग से दे रहे हैं। तो ये सामान्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के साथ में घोर अन्याय है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि कोई भी व्यक्ति नौकरी में आता है, समान प्रमोशन लेगा, समान साथ बढ़ेगा, उसको कभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा वैमनस्यता नहीं रहेगी। लेकिन यदि जूनियर सीनियर हो जाएगा, फिर और सीनियर हो जाएगा, तो क्या है, मन में एक ईर्ष्या की भावना आती है, फिर आपस में क्लेश शुरू होता है, द्वेष शुरू होता है। और हमारे सरकारी सिस्टम में जहां जहां ऐसा पदोन्नति में आरक्षण दिए हैं, पूरा सिस्टम जातिवाद से ग्रस्त हो गया है, फील्ड भी जातिवाद से ग्रस्त है। और आज जो हमारा शासकीय मशीनरी, जो कहना चाहिए बिल्कुल जाति धर्म विहीन थी, वो आज जातिवाद से ग्रस्त हो गई। सर, सपाक्स एक सामाजिक आंदोलन रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील हो गया है। इसका एक कारण क्या? देखिए, सपाक्स जब अधिकारी जैसे अजाक्स बोलते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ है, ऐसा ही इनका एक संघ था, अधिकारी कर्मचारियों का, सामान्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक का। इन्होंने एक संगठन बनाया, इसको सपाक्स बोलते थे, कोई ऑफिशियल सपाक्स संगठन नहीं है। तो उन लोगों ने इस पदोन्नति में आरक्षण के विरुद्ध अभियान चलाया। आज भी वो संगठन है और पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ उनका संघर्ष आज भी जारी है। उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। दूसरा एक सामाजिक संगठन एट्रोसिटी एक्ट बीच में आया था अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये एट्रोसिटी एक्ट ऐसा है कि इसमें यदि किसी SC ST के साथ में कोई अस्पृश्यता होती है, उनके साथ भेद किया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है, तो ऐसे करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। और इसमें भी किसी को विरोध नहीं था, बिल्कुल। ये आया जब से इसका सभी ने समर्थन किया, और VP सिंह साहब के समय में भी इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए, लागू करने के बाद में और हुए, सभी ने सपोर्ट किया। लेकिन 2016 में जाके मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें वो सामान्य धाराएं सब जोड़ दी एट्रोसिटी एक्ट में, जिसका एट्रोसिटी से कोई संबंध नहीं है। आप और हम बात कर रहे हैं, हाँ। मैंने आपकी तरफ देखा, उन्होंने कहा साहब हमें घूर के देख रहा था और इसलिए हम अपमानित हो गए जी। इसी बात पे जो है उसके खिलाफ FIR हो जाएगी, जमानत नहीं होगी। ये कौन सा कानून है? किसी ने किसी का हाथ लगा दिया बात करते हुए, उन्होंने कहा साहब इसने हमको हाथ छू के अपमानित किया, तो ये कौन सा नियम है कि आप छू के अपमानित हो गए? हाँ, आप SC ST की जाति के हो इसलिए अपमानित कर रहे हैं, तब तो ठीक है। दो लोग झगड़े, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ सतना का। एक वो पार्किंग को लेके झगड़ा शुरू हुआ, है ना, जो भी कहा सुनी, गाली गलौज भी हो सकती हुई हो।
सामने वाले ने जाके रिपोर्ट डाल दिया एक अधिकारी के विरुद्ध, और डाल दिया कि साहब मैं एससी का था इसलिए इसने मेरे को ऐसा ऐसा गाली दिया। वो अधिकारी बोलता है मुझे पता ही नहीं है, तो हम तो पार्किंग के लिए झगड़े वो कर रहे हैं, हम झगड़े हैं, बिल्कुल झगड़े हैं, पर हम तो पार्किंग को लेके विवाद हुआ था कि मैं गाड़ी पीछे कर रहा था, मोटरसाइकिल लेके आया, तो मैंने कुछ बोला, वो मेरी गाड़ी से टकराया गया पीछे कुछ, तो स्क्रैच आ गए, तो मैंने कुछ बोला, तो इसी बात पे झगड़ा हो गया। लेकिन वो SC ST का था कि नहीं है मुझे तो पता ही नहीं है। हालांकि कोर्ट ने उसी आधार पे उसको बरी किया कि ये SC ST का इसको जानकारी नहीं था, तो वो अपमानित कैसे हुआ। हाँ, उसने झगड़ा किया, गाली दिया, उसके लिए है, अब IPC में है प्रावधान, आप करिए, क्योंकि इसमें एक तो कठोर प्रावधान है, और कठोर प्रावधान सामान्य अपराध के लिए लागू होते हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। सर, लेकिन सपाक्स विचारधारा क्या आरक्षण विरोधी भी है? नहीं, हम ये आरक्षण विरोधी बिल्कुल नहीं है, हम आरक्षण में सुधार चाहते हैं, और आरक्षण में लिमिट जो दी गई है उस लिमिट को क्रॉस न करे, हम ये चाहते हैं। दो चीजें इसमें बड़ी क्लियर है। अभी क्या हो रहा है कि जो भर्तियां होती है, भर्तियां होने में जो SC ST वर्ग है या पिछड़ा वर्ग या जो भी है अपने पद के लिए अप्लाई करता है, उसका क्राइटेरिया अलग है। लेकिन यदि वो मेरिटोरियस के नाते यदि वो ऊपर आ गया तो उसको आप अनारक्षित में सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि आप पहले अनारक्षित की सूची बना रहे हैं, और बाद में SC ST के पद खाली रह जाएंगे। हमारे मध्य प्रदेश में असिस्टेंट सर्जन वेटरनरी की भर्ती हुई, तो ऐसा ही हुआ कि SC ST के लोग उसमें मेरिट में चले गए कुछ लोग, और नीचे के पद उनके खाली रह गए, और उतने पद अनारक्षित वर्ग को नहीं मिले। तो जब आपका परसेंटेज फिक्स है तो पहले आप उस परसेंटेज, हमारा कहना है कि आप उस परसेंटेज में पहले सिलेक्ट कर लीजिए, 20% अलग कर लीजिए, 16 अलग कर लीजिए, आपका 14 अलग कर लीजिए, उसके बाद मेरिट सूची, ओपन की सूची निकालिए, तो जो मेरिट में होगा वो आ जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं, पहले मेरिट की सूची निकालते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि सामान्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग जो भी है इनको लाभ कम मिल रहा है, और जो कहना चाहिए कि अयोग्य लोग हैं नीचे से, वो नीचे से भर्ती दूसरे वर्ग में हो रहे हैं, तो मेरिटोरियस बाहर होता जा रहा है और अयोग्य लोग आ रहे हैं, क्योंकि आप सीमा पार कर रहे हो। सर, लेकिन क्या आप सवर्णों को आरक्षण मिलने के पक्ष में हैं, और यदि हैं तो क्यों? देखिए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% EWS का आरक्षण दिया। ये आरक्षण इन्होंने जो 50% अनारक्षित पद हैं उनमें से दिया। लोगों ने स्वागत किया कि चलो इस वर्ग को भी मिला, SC ST OBC को मिल रहा था, तो इस वर्ग के गरीबों को मिला, पर मिला। पर हमारा व्यू इस मामले में दूसरा है। एक तो आपने 50% की लिमिट यहां भी क्रॉस करी, वो नहीं करना चाहिए। यदि आपको देना है तो हमारा कहना है कि आप 50% के बाहर जा रहे हैं तो टोटली मेरिटोरियस पे ही जाइए, योग्यता पे ही जाइए। जो कुछ आरक्षण आपको करना है 50% के अंदर करिए, चाहे वो सामान्य हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या SC ST। आप वर्ग के इधर हिसाब से दे रहे हैं, 50% दे दीजिए, 50% बिल्कुल अनारक्षित ओपन, कोई भी धर्म जाति वाला हो, मेरिटोरियस हो, उसको आप लाइए। और उनकी भर्ती, हमारा तो कहना कि भर्ती क्राइटेरिया अलग अलग बनाइए, भर्ती अलग अलग करिए, ताकि ये जो विवाद होता है आपस में, कोर्ट केस होते हैं, हजारों केसेस चल रहे हैं और कोर्ट निपटा नहीं पा रही है, अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग निर्णय दे रही है, सुप्रीम कोर्ट अलग निर्णय दे रहा है, तो पूरा मेस कर रखा है गवर्नमेंट ने और आपस में लड़ा रही है। इसमें हम सुधार चाहते हैं, और ये सुधार जब तक नहीं रहेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। एट्रोसिटी एक्ट में भी हमारा यही कहना है कि अभी सरकार बात कर रही है सिविल कानून की, हम कह रहे हैं सिविल कानून क्यों, क्रिमिनल कानून भी समान बनाइए। इस देश के नागरिक जब हम कह रहे हैं कि धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठकर एक हैं, तो कानून भी एक होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कानून हो, योजनाएं भी एक होना चाहिए, नियम भी एक होना चाहिए, और किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। सर, चूंकि केंद्र और राज्य सरकार वर्तमान स्थिति में हम देखें हिंदुत्व की बात करती है, सपाक्स की बात करें, सपाक्स किसकी बात करता है? देखिए, हम भारतीय की बात करते हैं, हिंदुस्तानी की बात करते हैं। हम आपको इसमें 2-3 उदाहरण देंगे जो हमारी पॉलिसी में भी आपको दिखेगा, हमारे मुख्य बिंदु हैं। एक तो ये है कि आप जाति को ही क्यों बढ़ावा देना चाह रहे हैं। आज हमें आजादी को 75 साल हो गए, उसके बाद भी आप ये बात कर रहे हैं कि ये इस जाति का, इस जाति को ये लाभ देंगे, इस जाति को ये नहीं देंगे, इसको ये करेंगे, इसको छात्रवृत्ति। हम कह रहे हैं आप हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हो कि जातियों में बांट रहे हो। जाति
या धर्म किसी का व्यक्तिगत विषय है, व्यक्तिगत आस्था है, व्यक्तिगत सामाजिक चीजें हैं सबकी, वो उनको करने दीजिए। आपका काम, सरकार का काम, कानून का काम, प्रजातांत्रिक संस्थाओं का काम, चाहे वो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है या विधायी है, सबका काम यह है कि निष्पक्ष रूप से सबके लिए कानून बनाए और उनको लागू करे। ये यदि जिस दिन ये कह देंगे शासकीय सिस्टम से जातिवाद हटा देंगे बिल्कुल, उस दिन से हिंदू अपने आप एक हो जाएगा। जब आप घर से बाहर निकले आपको पता ही नहीं आप कौन सी जाति के, मैं कौन सी जाति का, कोई जाति पूछ रहा है, हाँ ये लिख दीजिए कि जाति कोई पूछेगा नहीं, जाति क्या कोई लिखेगा नहीं, जाति कुछ नहीं करेगा, जो करेगा उसके लिए सजा का प्रावधान रखिए, तो कोई जाति की बात ही नहीं आएगी। आप हिंदुस्तानी हैं, बाहर निकले आप हिंदुस्तानी हैं। तो सपाक्स की विचारधारा ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तानी ही रहना चाहते हैं। दूसरी बात, हमारा जो इनसे एक, हालांकि ये बीजेपी उसकी बात करती है, करती नहीं है, नागरिकता की बात पे हमने प्रश्न उठाया। हम कह रहे हैं आप आज की तारीख में 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पे इस्लाम जो है उनका राष्ट्र धर्म है। ईसाई में भी लगभग इतनी ही कंट्रीज हैं, वैसे तो 103 ईसाई बाहुल्य देश हैं, लेकिन वो उसमें से लगभग आधे धर्मनिरपेक्ष हैं और आधे लोग जो है ईसाईयत को मानते हैं। हिंदुस्तान, हिंदू बाहुल्य केवल 2 राष्ट्र हैं मैक्सिमम, वैसे तो और भी हैं, कई 4-5 राज्यों में ज्यादा है, लेकिन नेपाल और भारत में ज्यादा है। हमारा ये कहना है कि आप यदि हिंदुओं के इतने वो है तो आप 2 काम कर दीजिए। एक तो हिंदुओं का होमलैंड घोषित कर दीजिए हिंदुस्तान को, हिंदू राष्ट्र मत बनाइए, कानूनन आप संविधान के अनुसार नहीं बना सकते, मत बनाइए, लेकिन आप हिंदुओं का होमलैंड घोषित कर दो। हिंदू दुनिया में कहीं भी प्रताड़ित है, चाहे बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में है, वो यहाँ शरण ले सकेगा, ये उसको आप राइट्स दे दीजिए, तो हिंदू वैसे ही संरक्षित हो जाएगा। दूसरी बात, आप ये जो बात करते हो मुसलमानों के विरुद्ध प्रोपेगेंडा करते हो, हम कह रहे हैं आप भूल जाइए इस्लाम, मुसलमान, ईसाई कौन क्या है। आप एक काम करिए कि एक तो जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आइए, वो भी सबके लिए समान है ना। तो उससे क्या होगा कि जनसंख्या का जो अनुपात हमारे देश में बिगड़ रहा है, जिसकी बात कर रहे हैं, खासकर बाउंड्रीज पे जो हमारी सुरक्षा की है वहां भी अनुपात बिगड़ रहा है और देश में भी अनुपात बिगड़ रहा है। तो एक तो वो अनुपात सुधरेगा, दूसरा जो हिंदू अपनी मर्जी से ही ये काम कर रहा है आज अपने देश हित को देखते हुए, तो ये देश हित देखते हुए दूसरे धर्म वाले भी ये काम करेंगे कि आपने कानून बना दिया, मानेंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत जरूरी है। तीसरा, जो लोग 1947 या 1950 के बाद भारत आ गए, विदेशी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हिंदू को छोड़ के, क्योंकि हिंदुओं का तो होमलैंड होना चाहिए, बाकी को आप यहां से बाहर करिए कानून बना के, क्योंकि जब तक आप उनको बाहर नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ का जो आतंकवाद और जो दूसरी चीजें गतिविधियां चल रही है, यहाँ की जड़ें खोखली हो रही है, वो चीज कभी भी खत्म नहीं होगी। तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करके बाहर करना चाहिए। बीजेपी ये बातें तो बहुत करती है हिंदुत्व की और इन सब चीजों की, लेकिन एक्चुअली अमल करने में अभी उनको पसीना आ रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से फिर भी अभी असुरक्षित हैं। सर, विपक्ष हमेशा बात करता है कि संविधान की हत्या करती, खासतौर पर राहुल गांधी अक्सर संविधान को लेकर अक्सर काफी चर्चा करते हैं, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, संविधान एक कानून है, कोई व्यक्ति तो है नहीं, जो सभी हिंदुस्तानियों का है, और उसकी हत्या करने की बात कहना ये मजाक उड़ाना है उसका। तो संविधान हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, उसमें कमियां हैं और उसको तोड़ने मरोड़ने का काम ज्यादातर कांग्रेस ने ही किया है और बीजेपी ने भी फिर किया है ना, ताकि हिंदुस्तानी लोगों को एक करने के बजाय उनको बांट के राज करने की जो अंग्रेजों की नीति थी वो कांग्रेस ने भी अपनाई है, भाजपा ने भी अपनाई है, दोनों सरकारें यही कर रही है। तो हमारा कहना है कि संविधान में कमियां हैं, संविधान को आप ऐसा बनाइए कि इस देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द बना रहे, यहाँ के लोगों को बांटिए मत, तो वो सुधार करिए आप। हत्या कहाँ हुई? संविधान की हत्या होना या कोई कह रहे हम ये, तो ये एक ग्रंथियां है। दूसरा, आजकल एक सब कॉमन बातें करते हैं कि साहब संविधान बाबा अंबेडकर साहब ने बनाया है, सब बोलते भी हैं भाषणों में। बाबा अंबेडकर साहब एक पढ़े लिखे विद्वान, कानून के जानकार थे
और बाबा साहब ने उसको ड्राफ्ट किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संविधान समिति उस समय जो निर्णय करती थी, राजेंद्र प्रसाद जी जिसके अध्यक्ष थे, उसमें बाकी सब लोग थे, नेहरू जी भी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे और बहुत दिग्गज लोग, जानकार लोग, सोचने वाले लोग, राधा कृष्णन जी और दिग्गज लोग उसमें थे, जो जिसपे हर बिंदुओं पे विचार करके निर्णय लिए उन्होंने। उनको बिल्कुल ही भुला दिया। वोट के लिए सब ऐसी लोग खुश रहेंगे, इसलिए बस वो बाबा साहब की सब बात करने लग जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि समाज में सब जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है, अब उनको भी तो महत्व दीजिए। सरकार का काम सभी को महत्व देना है और इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को महत्व कम करिए, जिसका जो महत्व है सबको दीजिए। तो जो अभी लोगों का सोच बदल रहा है ना, वो फुट वाला सोच है, ये सब इस प्रकार की बात। तो हम सपाक्स की विचारधारा हमारी यही है कि हम सब चीजें, एक सौहार्द, देश की एकता, अखंडता, सामाजिक सौहार्द और जातिगत एकता और इस देश की एकता की बात करना चाहते हैं। जो ऐसे तत्व हैं जो इसको तोड़ना चाहते हैं, उनका हम विरोध करते हैं और आखिरी सांस तक उनका विरोध करेंगे। सर, मेरा चूंकि एक आखिरी सवाल कि सपाक्स की विचारधारा से लेकिन बहुत ज्यादा लोग जुड़ नहीं रहे हैं, क्या कारण मानते हैं आप? हाँ, इसका एक कारण ये भी है कि जुड़ने में दो चीजें होती है। या तो जैसे केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया, बाद में उनको एनआरआई लोगों ने लगभग 100 करोड़ से ज्यादा रुपए का चंदा दे दिया, तो वो स्टेब्लिश हो गए अपना खर्चा करके हो। क्योंकि आजकल के चुनाव लड़ना, आपकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना, आगे जाना, इन सब के लिए आपके पास पैसा चाहिए। हम जितने लोग काम करने वाले लोग हैं, ये अपने खर्चे से हम लोग अपना संगठन चलाते हैं और इसमें पैसा नहीं है हम लोगों के पास, एक बहुत बड़ी कमजोरी है। दूसरा, लोग आजकल क्या हो गया है कि जुड़ना तभी चाहते हैं जहां उन्हें तत्कालीन लाभ हो। उनका ये सोचना है कि ये इनका संघर्ष तो बहुत लंबा है, अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनके समर्थन में नहीं है, तो हम इनसे जुड़ेंगे तो क्या लाभ होगा आज की तारीख में। ये एक लोगों की धारणा है। लेकिन हमारा ये कहना है कि धारा के विपरीत चलने वाली केवल सपाक्स है। आज जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तो वही बांटो और राज करो के अंग्रेज नीति पे चल रही है। एक करने के, और जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जहां परिमार्जन होना चाहिए, सुधार करना चाहिए, उसको खुलेआम हम बोल रहे हैं ये गलत है और यहाँ सही होना चाहिए। उस पर विचार करके लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल सपाक्स विचारधारा एक दिन निश्चित ही लोगों को जागृत करेगी किसी न किसी रूप में। अंतिम विकल्प यही है कि जब तक सपाक्स विचारधारा सब लोगों तक नहीं पहुंचेगी, इस देश में परिवर्तन नहीं आएगा, सामाजिक एकता नहीं आएगा, सामाजिक सौहार्द नहीं आएगा और ये देश जो है सामाजिक रूप से एक नहीं बन पाएगा। बिल्कुल, यानी परिवर्तन के लिए एकता बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर तमाम चर्चा के लिए। तो ये थे सपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल जी हमारे साथ, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है कि सपाक्स आरक्षण विरोधी नहीं है, बल्कि आरक्षण समानता रूप से हो या योग्यता अनुसार हो, योग्यता के आधार पर हो। इसके लिए आपके क्या कुछ विचार हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं। लगातार देखते रहिए पब्लिक वाणी न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।